राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटी मनहूस न होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर आशा, मैं अंदर आऊँ? हाँ आइए ना डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर आसान, ये देखिए आज का अखबार आपकी बड़ी सी फोटो के साथ छपा है। डॉक्टर आशा की दिन रात की जोड़ तोड़ मेहनत ने बचाई हजारों मरीजों की जान। अब पार्टी तो बनती है, खिलखिलाकर बोले डॉक्टर प्रशांत। हाँ पार्टी ले लीजिएगा, पर मैं अकेली थोड़ी ही थी, मेरे साथ आप व अन्य डॉक्टर भी तो थे। पर निर्देश में तो हम सब आपके ही थे, बोले डॉक्टर प्रशांत। हाँ वो तो है, डॉक्टर आशा ने कहा। अच्छा चलता हूँ, कहकर डॉक्टर प्रशांत चले गए। डॉक्टर आशा, आपसे कोई मिलने आया है? अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। नर्स को जाने को कहकर आशा खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो बाहर उसके पापा खड़े दिखे। ये यहाँ क्यों आए हैं? वो धम से सोफे पर गिर गई। अतीत के नन्हे शिशु ने जैसे उसकी उंगली पकड़कर फिर से उसे वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया था। उसने जब से होश संभाला तब से पापा की अपने प्रति नफरत ही देखी। माँ प्यार करती थी पर पापा के आगे बोलने की उनकी हिम्मत न थी। पापा ने कभी उसकी तरफ एक नजर भर के भी न देखी थी। वो इतनी छोटी थी कि वजह उसकी समझ से परे थी। पापा उसके लिए कभी कुछ लाते भी न थे। वो तो जिस कमरे में होती या जहां पर रहती थी वहां पर पापा जाते भी नहीं थे। माँ और दादी ही उसके साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती, वह उसकी छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति करती। वो लाडली थी तो अपनी दादी की, उन दादी की जिनकी वजह से ही वो आज अपने पैरों पर खड़ी हो सकी, जीवन में कुछ बन सकी। समय बीत रहा था और वो स्कूल में दाखिला लेने के लायक हो गई थी। और तब एक दिन जब दादी माँ के पास बैठी थी, पापा ने आकर अपना फैसला सुनाया था। मैं इसके साथ अब एक घर में नहीं रह सकता। इस मनहूस ने दोबारा संतान होने, बेटा होने का अवसर ही छीन लिया। वरना एक बेटी व एक बेटा होता और परिवार पूरा हो जाता। वह उसकी वजह जहां खेल रही थी, तब वह पापा की बातों का मतलब न समझ सकी। पर उनके वो शब्द उसके दिमाग में जैसे के तैसे छप से गए थे। तो ये कहाँ जाएगी? ये मेरे साथ ही रहेगी, दादी बोली। तो इसको लेकर आप भी कहीं चली जाइए। पापा की बात सुनकर दादी खड़ी की खड़ी रह गई। उन्हें विश्वास न था कि उनका बेटा ऐसा भी कह सकता है। माँ तो जैसे एकदम हिल गई थी। दादी ने समझाना चाहा पर पापा अपनी बात पर अटल थे। माँ बहुत रोई गिड़गिड़ाई थी पर पापा पर उनके रोने का कोई प्रभाव न पड़ा। पापा को इतना कठोर और निर्दयी माँ और दादी ने कभी नहीं देखा। उनके ये व्यवहार उन दोनों की समझ से परे था। पापा तो खाना खाकर सो गए पर माँ व दादी के मुंह से एक भी निवाला न गया। रात बहुत हो गई थी पर दादी की आंखों में नींद का एक कतरा भी न था। सुबह होते ही दादी ने बड़े चाचा शिवकांत साहे को फोन कर कहा कि मैं आशा के साथ तुम्हारे घर रहने आ रही हूँ। दयाकांत साहे से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। दादी उसे लेकर बड़े चाचा के यहाँ पहुंच गई। चाचा ने दरवाजा खोला था पर उनके चेहरे पर कोई खुशी व भाव दादी की नजर नहीं आए। अगले दिन दादी ने बड़े चाचा से उसके स्कूल में एडमिशन करवाने की बात की। चाची का मुंह बन गया था और चाचा ने बात टाल दी थी। दादी वे उसे आए हुए कई रोज हो गए थे पर चाचा व चाची ने उसके एडमिशन से संबंधित कोई बात न की थी। एक दिन रात में दादी ने रसोई से पानी ले जाने के लिए जैसे वो रसोई से आ रही थी तो चाचा और चाची के कमरे से आवाजें आ रही थी। ये अकेले आती तो सही था, आपकी माँ है।
पर ये बला क्यों ले आई, इसकी जिम्मेदारी हम क्यों उठाएं, इसे हमारे गले बांधने आई हैं। आप सुबह होते ही साफ मना कर दीजिएगा। अकेली रहती तो रहती, अरे वरना अपना समझ ले। सुबह होते ही बड़े चाचा आकर दादी से बोले थे, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। दादी बोली, रहने दे, मुझे पता है, तू बस सदाकांत साहे को फोन कर दे, मैं उसके पास चली जाऊंगी। सदाकांत साहे सबसे छोटे चाचा थे। वह बहुत सीधे व सरल थे। दादी को विश्वास था कि उनके यहाँ उनकी उसके साथ गुजर हो जाएगी। बड़े चाचा ने फोन कर दिया था। अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि कोई उसे व दादी को अपने साथ न रखना चाहता है। कारण उस नन्ही सी उम्र में वो जानती न थी, पर पापा का उसे मनूस कहना ज्यों का त्यों याद था। अगले दिन वह दादी के साथ छोटे चाचा के यहाँ गई। सबसे छोटे चाचा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी। घर चलाने के लिए चाचा के साथ चाची को भी काम पर बाहर जाना पड़ता था। पहले तो जब दोनों बाहर काम पर जाते थे तो उन्हें अपने बेटे शिवाय को पड़ोस के घर में छोड़ना पड़ता था, पर दादी व उसके आ जाने के बाद शिवाय को घर पर ही छोड़ दिया जाता था। उसको तो साथ खेलने के लिए भाई मिल गया था, पर दिक्कत तो ये थी कि दादी को घर का सारा काम करना पड़ता था। उनकी माली हालत देखते हुए दादी को उनसे भी उसके एडमिशन के बारे में करने का कोई मौका ही नहीं दिख रहा था, पर उन्हें उसकी भी चिंता खाई जा रही थी। छोटे चाचा को शायद बड़े चाचा ने दादी के आने का कारण बता दिया। शाम होने को आई थी, वह और शिवाय खेल रहे थे और दादी बैठी शाम की तरकारी काट रही थी। चाची आई और दादी को चाय देकर बोली, माँ आपसे हम दोनों कुछ कहना चाहते हैं। चाचा भी आ चुके थे। चाचा बोले, माँ आप हमारी बात का बुरा न मानते हुए हमें समझने का प्रयास करिएगा। दादा ने हमें सब बता दिया है। उसका मन खेल से हटकर उनकी बातों की तरफ लग गया था। चाचा बोले, माँ हमारी माली हालत को तो आप समझती हैं, ऐसे में बड़ी मुश्किल से सिवाय का पालन हो जाता है, और मैं और आशा तुम पर बोझ न बनेंगे बेटा, तुम परेशान न हो। ये बात मैं नाराज होकर नहीं कह रही, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को देखकर ही कह रही हूँ। दादी ने बीच में ही उनकी बात काट कर कहा था, पर मुझे तो आशा की जिम्मेदारी उठानी है। आखिर मेरे अलावा इसका और कौन है। हम कल ही चले जाएंगे, रात हो चुकी थी, सब खाना खाकर सो चुके थे। वो और दादी भी। अचानक दादी के पांव पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। दादी ने आंखें खोलकर देखा तो चाचा उनके पैरों में सिर रखकर रो रहे थे। अरे ए क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है। चाचा बोले, माँ मैं मजबूर हूँ, वरना ऐसा ना करता। अरे मैं समझती हूँ, तू रात बहुत हो चुकी है, जा सो जा, जाकर सो जा बेटा। चाचा चले गए थे। दादी, अब हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा, सब गंदे हैं, कोई हमें क्यों नहीं रखना चाहता। दादी अब हम कहाँ रहेंगे, इतना कह वो रोने लगी थी। तो दादी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं हूँ ना, तू क्यों रोती है, हम कहीं और चलेंगे। दादी ये मनहूस क्या होता है। उसके इस सवाल को सुन दादी उसे बाहों में भरकर रो दी थी और कहा था, कुछ न मेरी बच्ची, चल सो जा। अगले दिन दादी उसे लेकर किराए का कमरा लेकर वहां रहने लगी थी। उन्होंने उसका एडमिशन भी करा दिया था। कहाँ से तब उसे न पता था, पर वो देखती थी कि जैसे दादी उसकी हर आवश्यकता व इच्छाओं को पूरी करने के लिए खुद की आवश्यकताओं में कटौती करती। समय जैसे पंख लगाकर आगे बढ़ रहा था। वह 8वीं कक्षा में आ गई थी। एक रात जब वह बरामदे में पढ़ रही थी, तब दादी से कोई मिलने आई थी। दादी ने उन्हें कमरे में बैठाकर बातें की थी। उनकी बातों से उसे पता चला
कि वो उसकी माँ थी। दादी ने उनसे पूछा था, तुम यहाँ क्यों आई हो रेवती, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं? माँ, ये सब छोड़ो, आपके बिना घर काटने को दौड़ता है। आशा के साथ घर चलिए न, मैं आपके बेटे को कैसे भी करके समझाने का यत्न करूंगी। कौन सा और किसका घर रेवती? जिस घर में मेरी नन्ही सी आशा के लिए कोई जगह नहीं, वो कहता है कि मनहूस है, घर में रहने न दिया गया, उस घर चलूं? सीढ़ियों से तुम फिसल गई, तुम्हें चोट आई, जिसकी वजह से तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, तो इसमें आशा का क्या दोष था? मैं यहाँ किराए का कमरा लिए हूँ, अपनी पेंशन जो बुढ़ापे के लिए बचाती थी उससे आशा को कैसे पढ़ा रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। उस दिन माँ पहली बार पापा से छुपकर आई थी। दादी के साथ जाने से मना कर देने पर वो एक बार उसे देखने की प्रार्थना कर अंदर बरामदे में आई थी, पर उससे क्या कहती, बस माथा चूम कर चली गई थी। उस दिन उसे समझ आया था कि पापा ने उसे मनहूस क्यों कहा था। एक अनचाहे बोझ के तले जैसे दबकर उसका दम घुट रहा था, जिसे वह हर हाल में उतारना चाहती थी। आशा बिटिया, मेरी एक बात गांठ बांध ले, दिन रात मेहनत कर, पढ़ाई कर, तुझे कुछ बनकर दिखाना है और मेरा बुढ़ापा सफल करना है। रात में दादी ने उससे कहा था और उसी समय उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे कुछ बनकर दिखाना है। सामने पड़ोस की आंटी अपनी बेटी को दूसरे शहर हॉस्टल में डाल रही थी। उनके कहने पर दादी ने उसे भी उसी हॉस्टल में डाल दिया था। वहाँ की करता धरता शालिनी मैम बहुत ही अच्छी थी। दादी ने उन्हें सारी बात बताकर उसका विशेष ख्याल रखने की बात कही थी। मैम ने सारी बात जानकर उन्हें उसके प्रति पूर्ण निश्चित हो जाने को कहा था। दादी उसे छोड़कर जा रही थी। बहुत रोना आने पर भी वह खुद को यह सोचकर संभाले थी कि उसके आंसू देख दादी कमजोर पड़ जाएगी। जिस कमरे में उसे रहने को मिला था उसमें निकिता, रुचिका, रेनू व शालिनी चारों लड़कियां थी। सब उसे घुल मिलने की कोशिश करती, पर वो किसी से घुलना मिलना ज्यादा बात न करती। अपने लक्ष्य पूर्ति में ही जीवन भर जुटी रहने को चाहती थी। वक्त बहुत तेजी से भागता चला जा रहा था। वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी। आखिरी साल था। दादी भी अब बीमार रहने लगी थी। आशा कौन है, उससे कोई मिलने आया था। आया ही कि सुन, वह गई तो देखा कि दादी आई थी। शायद बीमार रहने की वजह से इतने सालों में वह पहली बार आई थी। फोन पर बात होती रहती थी। दादी, कैसी हो आप? इस उम्र में आप क्यों दौड़ कर आई? आपकी तबीयत भी कहीं खराब न हो जाए। मन न लग रहा था तो आ गई, दादी बोली थी। अच्छा, पिछली बार कहा था कि आइएगा तो पापा की एक तस्वीर ले आइएगा। बस एक बार देखना चाहती हूँ। उनका चेहरा मुझे याद नहीं है, इसीलिए। हाँ, ये ले। दादी उससे बहुत देर बातें कर चली गई थी। कुछ साल और बीत चले थे और वह दिन आया जब दादी की सारी मेहनत रंग लाई थी। वह डॉक्टर बन गई थी। उसकी नियुक्ति दूसरे जिले में हो गई थी। आखिरी बार तब दादी व उनके साथ उसकी माँ उससे मिलने आई थी, पापा से छुपकर। आशा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए चाह कर भी कुछ न कर सकी मेरी बच्ची। मैं न तो तेरे बचपन के साथ तेरे साथ रही और न अब तेरा साथ दे सकी। इतना कह माँ फूट फूट कर रो पड़ी। आप अभी भी चाहें तो मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। हो सके तो मेरी एक बात मान लेना। पहली और आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। उसने कहा था। क्या बताओ बेटी? धीरे धीरे उसके नाम शहर
कि सबसे अच्छी डॉक्टरों में होने लगा था। वह बहुत अनुभवी होने के कारण अन्य शहरों में भी अपना नाम कमाने लगी थी। उसका हाथ बहुत यशस्वी था। कोई हर जगह दिखाकर निराश हो जाता, उसका इलाज कर स्वस्थ हो जाता था। दादी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। उनका लक्ष्य भी पूरा हो गया था, जो देखने के लिए ही वो शायद बीमार होने के बावजूद जीवन की जंग लड़ रही थी। और उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर ही फिर उन्होंने अपनी सांस ली थी। उसकी जन्म स्थली वाले शहर में बहुत भयंकर बीमारी फैली थी। वहाँ के डॉक्टर्स स्थिति नियंत्रण करने में नाकाम हो रहे थे। हालात को काबू करने को उसको बुलाया गया था। वो और उसके निर्देशन में उसके जूनियर डॉक्टर प्रशांत व डॉक्टर सलील की टीम उस शहर गई थी। डॉक्टर आशा व उसके साथी डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की थी। डॉक्टर आशा ने दिन रात एक कर अपने साथी डॉक्टर्स की सहायता से स्थिति नियंत्रण में कर ली थी। उसी की वजह से हजारों मरीज मौत के मुंह से बाहर आ गए थे, जिसमें से एक उसके पापा भी थे। उनको उसने खुद हैंडल किया था। कुछ बीमारियों की हालत और कुछ ये कि उन्होंने उसे कभी ध्यान से देखा भी न था। वह ये जान न पाए थे कि उनको सही करने वाली उनकी खुद की संतान है। उसने खुद भी उन्हें सही करते खुद को उनकी बेटी नहीं डॉक्टर ही माना था। जब पिता ने ही उसे न अपनाया था तो वह किस अधिकार से उसे पिता मानती। डॉक्टर आशा नर्स बता रही थी कि आपसे कोई मिलने आया है, आप गई नहीं, क्या कोई दिक्कत है? डॉक्टर सलील की आवाज ने उनसे अतीत से खींच पूर्ण वर्तमान में ला खड़ा कर दिया था। हाँ आ बस जा रही थी, कहते हुए डॉक्टर आशा ने चाहते हुए भी बाहर आ गई। जी कहिए, क्या काम है आपको? डॉक्टर आशा बोली। कैसी हो बेटी? दयाकांत साहब बोले। बेटी? किसकी व कौन सी बेटी? मिस्टर साहब, मैं डॉक्टर आशा हूँ, आप शायद गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ आपकी कोई बेटी नहीं रहती। डॉक्टर आशा बोली। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें पिता का प्यार व अधिकार कभी दिया ही नहीं, तो तुम्हें बेटी बुलाने का अधिकार मैं न रखता हूँ। पर मुझे अपनी की हुई भूल नहीं, अपराध का एहसास हो चुका है। मुझे ये भी पता है कि जब तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई थी तब तुम्ही ने उसे सैरोगेसी के बारे में बताया, मुझे बताने व राजी कर लेने को कहा था। उसके पहले तक तो कोई सैरोगेसी के बारे में जानता भी न था। उसी की वजह से आज मेरे जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि मुझे नवजीवन दान देने वाली और कोई नहीं मेरी बेटी है। मेरा परिवार तब पूरा होगा जब तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तो मनहूस हूँ, आशा ने कहा। नहीं नहीं, मुझे एहसास हो गया है बेटी, मनहूस नहीं होती। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मिस्टर साहब बोले। माफ़ करिएगा, पर यही मेरा घर है और यही लोग मेरे परिवार हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।